बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लर्न विद हफीज़ में आपको खुश आमदीद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। इसमें हमने पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी काइनेमेटिक्स की, रेस्ट की और मोशन की। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो मोशन है इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो जो मोशन का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि मोशन जो है वो तब होगी कि जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है अगर वो उसके मुताबिक अपनी जगह को तब्दील करता है तो वो मोशन में होता है। तो आज हम उस मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी के आगे फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं वो और हैं जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो कि लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर हैं। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है वो एक ऐसी मोशन होती है या ऐसी हरकत होती है जो एक लाइन के ऊपर होती है और इसमें रोटेशन नहीं होती, कि कोई बॉडी घूम नहीं सकती। अब ये जो मोशन है अलोंग अ लाइन, तो ये लाइन जो है ये लाइन सीधी भी जा सकती है और लाइन कर्व में भी हो सकती है। जैसे कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं और सीधी सड़क है तो कई जगह पे मोड़ भी आ जाता है, तो जहाँ पे मोड़ भी आ जाएगा तो इसको भी हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन ही है। अब इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं हमारे पास, सबसे पहले जो है वो लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन ऐसी मोशन को कहेंगे जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, एक सीधे लाइन के ऊपर होगी, उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। और इसके अंदर कोई कर्व नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी कि जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ट्रेवल करेगी। वो गाड़ी भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है या पैदल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सीधी लाइन के ऊपर मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये जो सर्कुलर मोशन है हमारे पास, ये एक सर्कुलर पाथ के ऊपर होती है। एक सर्कल सा होता है, एक सर्कल के ऊपर ये मोशन होती है। जैसे आपने टॉय गाड़ी देखी होगी, छोटी सी रेलगाड़ी, उसको आप छोड़ दें तो वो एक सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देती है।
तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमारे पास है रैंडम मोशन। रैंडम जो होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है बेतरतीब। इसकी कोई तरतीब नहीं होती कि ये सर्कल में घूमेगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, कर्व में जाएगा, इसकी कोई तरतीब नहीं होती। आपने अक्सर परिंदों को या चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, तो वो उड़ते हुए कभी किसी साइड को चली जाती है, कभी किसी साइड को चली जाती है, या अगर आपके सेन के अंदर वो बैठी हुई है या छत के ऊपर बैठी हुई है, तो वो देखेंगे कि वो थोड़ी देर बाद इधर चली जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी कोई तरतीब नहीं होती। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो इसको डिफाइन जो प्रॉपरली करते हैं वो है द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन। इर्रेगुलर का मतलब है जिसकी कोई तरतीब ना हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अच्छा, इसके बाद ये तीनों इसकी टाइप्स जो हैं ट्रांसलेटरी की, ये कंप्लीट हो जाती हैं। और इसके बाद जो हमारे पास आती है वो है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होगी कि जो किसी एक्सिस के गिर्द होगी। ये इसमें और सर्कुलर मोशन में ये फर्क होता है कि सर्कुलर मोशन जो है वो जैसे एक सर्कल है, उसमें चीज घूम रही है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें एक एक्सिस होगा, एक सेंटर एक्सल होगा कि जिसके इर्द गिर्द कोई भी चीज घूमेगी। मिसाल के तौर पे आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल का टायर जो है, उसके दरमियान में एक सेंटर एक्सल होता है कि जिसके ऊपर वो सारे का सारा पहिया जो होता है वो घूम रहा होता है। या कार के स्टीयरिंग की मिसाल ले लें, तो कार का स्टीयरिंग जो है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमता है और उस एक्सिस से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसी मोशन जो किसी एक्सिस के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। और सबसे लास्ट में है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जो कि आगे पीछे की हरकत से को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप झूला झूलते हैं, जिसे आम रूटीन के अंदर हम पींग कहते हैं, तो पींग जो होती है वो बच्चा आगे और पीछे इस सेंटर पॉइंट पे इसके आगे पीछे हरकत करता रहेगा। या आपकी घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, नीचे लटका हुआ होता है, वो अपनी सेंटर पॉइंट या मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो आगे पीछे होता रहता है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं वो हैं स्केलर और वेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि फुली डिस्क्राइब हो जाती है थ्रू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है कि उसकी मिकदार से हम उसको कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आपने चीनी लेने जाना है, तो आप दुकानदार को जाके ये कह सकते हैं कि जी 2 किलो चीनी दे दो। तो वो 2 किलो के वर्ड से वो समझ जाएगा कि आपको कितनी चीनी देनी है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं, इनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसके साथ ही है वेक्टर क्वांटिटीज।
तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जो डिस्क्राइब की जाती हैं with the help of magnitude and direction also। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी बड़ा ज़रूरी होता है और इसकी डायरेक्शन भी बड़ी ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे आपकी अगर आंखें बंद करके तो कोई बाल छुपा दिया जाए किसी भी डायरेक्शन के अंदर और आपको कहा जाए कि आप बाल ढूंढ के दिखाएं, तो आपके 10 कदम के ऊपर बाल पड़ा हुआ है, तो आप उस बाल को नहीं ढूंढ सकते, या अगर ढूंढ भी सकेंगे तो बहुत देर के बाद ढूंढ सकेंगे। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप के 10 कदम के ऊपर बॉल पड़ी हुई है और टुवर्ड्स ईस्ट, मशरिक की तरफ पड़ी हुई है, तो आप बड़ी आसानी के साथ मशरिक की तरफ जो है वो 10 कदम आप चलेंगे और अपनी बॉल को ढूंढ लेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी लाजमी होता है और इसके अंदर डायरेक्शन भी लाजमी होता है। अब जो इसमें है मैग्नीट्यूड, वो 10 कदम का है और जो इसमें डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ईस्ट है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आम क्वांटिटी के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो तब भी हमें पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। या अगर आप बार नहीं लगाना चाहते तो छोटा सा एक एरो लगा देंगे, तो उस एरो की मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है वो इसी तरह से करते हैं हम, कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर जब हम बार लगा देते हैं या एरो का निशान लगा देते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का या ज़ाहिर करने का तरीका यही है। ये एक, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है कोई सी भी ए और बी, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के साथ में, तो एफ के ऊपर जब आप बार लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन। तो पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट, कि जब हम किसी भी जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं आप, तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ में आप बताएंगे कि उस से आप दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, या उसके सीधा चले जाएं, कितने कदम चलेंगे या कितने किलोमीटर चलेंगे। तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का रेफरेंस पॉइंट हो। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका स्कूल किस तरफ है, तो आप बताएंगे कि मेरे घर से मशरिक की तरफ 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरा स्कूल है। तो इसमें आपको ये बताने की ज़रूरत होती है कि रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बुक पे पोजीशन से शुरू होगी। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो आपने इसको नोट कर लेना है और इस डेफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। थैंक यू वेरी मच।